अगर पॉलिटिक्स में हम आ रहे हैं तो हम गंदे हो जाएंगे, पक्का है। पॉलिटिक्स में आज के टाइम पे एथिक्स का कोई वैल्यू नहीं रह गया। पॉलिटिक्स की वजह से आपका जीवन ही परेशानी में पड़ गया। एथिक्स यहाँ पे अगर हम लाएंगे तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। आपके पास दो ही ऑप्शन है, आप एथिक्स लेके चलिए या घर में बैठिए आराम से। उस प्रदेश को नए सिरे से राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है, लेकिन आपको उसको अगर वहाँ पे सर्वाइव करना है तो कुछ ट्रिक्स अडोप्ट करने पड़ते हैं। आप ट्रिक्स आपको करना पड़ेगा। नमस्कार रोशन, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और we are excited actually. We are excited to have you because we know the kind of knowledge, the kind of activity you can create a different scenario in politics. Let me give you the idea. A real scenario in politics you can create. But only thing is, you should. I mean, this is my job. This is your job, rather ours job, to make sure people know about what we want to propagate. हम क्या बताना चाहते हैं, लोगों तक पहुंच जाए तो अच्छा होगा। और उसका एक माध्यम है हमारी आज की बातचीत। तो हम शुरू करते हैं इस छोटे से बिंदु से कि आपका जीवन आज की तारीख में इस पॉलिटिकल अरेना के थ्रू कैसा चल रहा है। एक्चुअली पॉलिटिक्स एक्चुअली मैं बेसिकली बिहार से हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि बिहार के लोगों के रगों में ही पॉलिटिक्स दौड़ता है। तो स्टार्टिंग से ही मतलब मैं शायद 13-14 ईयर का था, तब से बहुत इंटरेस्टेड है। मतलब मैं अगर अटल जी की बात करें, उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, मैं 1988 बॉर्न हूँ। तो अटल जी उसमें सीएम पीएम थे, तो शायद मैं हार्डली 13-14 साल का था। और जब वो 3 वाला जब इलेक्शन हारे थे, तो उस टाइम पे मैं बहुत एक्टिव था। एक्चुअली उतने कम एज में भी मैं इंटरेस्ट लेता था। अटल जी के स्पीचेज रेडियो पे उसमें सुना करता था। तो इंटरेस्ट था, पॉलिटिक्स स्टार्टिंग से है। तो अब तो मैं प्रो तो नहीं बोलूँगा, बट अब उसको मैं प्रोफेशन बना लिया एक तरह से। मतलब मैं एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ, पॉलिटिकल कमेंट्री करता हूँ, लोगों को आइडियाज देता हूँ, कई सारे लोगों के साथ में लिंक हूँ। तो अच्छा है पॉलिटिक्स, तो मेरे लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट का भी वो एक मेरा प्रोफेशन भी हो गया एंड मेरा पैशन भी था। तो मैंने अपने पैशन को एक प्रोफेशन बना लिया। अभी देखते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में कब जाएंगे, बट फॉर नाउ इट्स गुड। अच्छा चल रहा है सब। Very good. So this is good that you have got the purpose behind what I need to do. Passion अगर उसमें बन गया है, आपने पर्पस उसको बना लिया है कि चलो अपने जो मेरा पर्पस है वो फाइनली मेरे पैशन के हिसाब से है, तो it's going to do well, you know. Anyway, it's going to be better every day. आपकी जो लाइफ स्टोरी है, उससे मुझे ये समझ में बात आती है। अब देखिए, आप एक तो बिहार से चलकर 2-3 स्टेट्स क्रॉस करके आप गुजरात पहुँचे हैं। अच्छा, और आप सूरत शहर में हैं। सूरत शहर का मतलब ये हुआ कि आप मुंबई से सीधा-सीधा संबंध रखते हैं। सीधा संबंध रखते हैं आप महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र उसके बाद मराठियों का मुख्य शहर है सूरत, अगर मैं गुजरात है की बात करूँ, है। वहीं से वो प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब है कि आधा, कम से कम आधा भारत आप जानते हैं ठीक से, मतलब आप चल चुके हैं। अगर मैं उससे अधिक नहीं जानता हूँ, हो सकता है उससे अधिक भी आप चले। तो पॉलिटिक्स और बिजनेस, ये दोनों एक साथ आप जब करते हैं तो क्या आपको कोई परेशानी आती है या नहीं आती है, या इससे फायदा ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ परेशानी नहीं है। मतलब मैं दो सिनेरियो देखूंगा। मतलब परेशानी, क्योंकि मैं गुजरात में हूँ इसलिए मैं कोई हाँ, परेशानी नहीं हाँ, है। हाँ। अगर मैं बंगाल में होता है तो मुझे बहुत परेशानी होती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ओह! क्योंकि यहाँ पे पता है, मतलब एक एक इन्वायरमेंट होता है। मतलब मेरे यहाँ पे लिटरली मैं यहाँ पे कन्फेस ही कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे एनएसयूआई, मैं कॉलेज में था तो कॉलेज पॉलिटिक्स में भी था थोड़ा। तो वहाँ पे एनएसयूआई के जो लड़के थे वो मेरे फ्रेंड्स थे, आज भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। जो कांग्रेस के, राहुल गांधी के कट्टर समर्थक हैं, वो यहाँ पे फ्रेंड हैं। लेकिन एक्चुअली गुजरात का मैंने कल्चर देखा है पॉलिटिकल। मतलब आप अपने भी देखा होगा, मोदी जी जब पीएम
इलेक्ट सिलेक्ट हुए थे, सॉरी, पीएम पोस्ट के लिए बीजेपी की तरफ से, फिर जीते थे, उसके बाद जाकर के उन्होंने केशुभाई पटेल बाघेला के पैर छुआ था, उन्होंने जाकर के, उन्होंने लिटरली उनको आशीर्वाद दिया था। तो यहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो मुझे बहुत पसंद है, मतलब एक्चुअली अगर एक बात देखा जाए तो बिहार में भी अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कोई इन्वायरमेंट, लेकिन वो गुंडागर्दी ये सब वाला है वो लोअर लेवल पे है, लेकिन अपर लेवल पे वो लोग का सब सही चलता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब गुजरात की बात करें तो लोअर से लेवल से लेके ऊपर लेवल तक अभी तक, मतलब अभी तो कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो वो अलग चीज़ है, बट वो बहुत अच्छा रहा है कल्चर यहाँ पे, मतलब सिक्योरिटी थ्रेट एंड ऑल ये सब कुछ भी नहीं है। मगर आप, मैं कांग्रेस का, बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ये कांग्रेस का सपोर्टर है, हम एक साथ में बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हम डिस्कशन कर सकते हैं, मतलब हमारे बीच में हम राहुल गांधी के आलोचना कर सकते हैं, वो मोदी की आलोचना कर, हम सुनते हैं एक दूसरे की, यहाँ पे अभी भी कुछ हद तक यहाँ पे है जो अदर स्टेट में नहीं है। तो बिजनेस और पॉलिटिक्स की बात करें तो मैं यहाँ पे इसलिए कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैं गुजरात में हूँ। शायद मैं बिहार में आज के टाइम पे कंफर्टेबल नहीं रहूँगा, बंगाल में और ज़्यादा नहीं रहूँगा, केरल में शायद नहीं रहूँ। तो टोटली डिपेंड करता है मैं कहाँ हूँ, उस पर डिपेंड करता है। ओके, ओके, ओके। तो आप पॉलिटिक्स में एथिक्स को, आज की तारीख में जो पॉलिटिक्स है उसमें एथिक्स को आप कितना समाहित देखते हैं? बिल्कुल नहीं, पॉलिटिक्स में आज के टाइम पे एथिक्स का कोई वैल्यू नहीं रह गया, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको, मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर अपोनेंट, आपके अपोनेंट कौन है, मतलब अगर आप राम जी रावण से लड़े थे तो सूर्यास्त होने के बाद वहाँ पे युद्ध खत्म हो जाता था, क्योंकि वो धर्म युद्ध था, धर्म युद्ध उसको कहा गया। वो अभी उनके अपोनेंट रावण थे तो उसके हिसाब से लड़ रहे हैं, जब भी तो दुम्बी बच गया, उन्होंने बंद कर दिया, सूर्यास्त हो गया है, उसके बाद सभी आ गए यहाँ पे अपने अपने, नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट किया, फिर वही थोड़े सा ट्रांसफॉर्म होता है वो चीज़, महाभारत काल आ जाता है। तो उस टाइम पे जो अपोनेंट थे दुर्योधन, जो धर्म युद्ध में नहीं मानता था, तो उसको उसको टैकल करने के लिए किसी ने उसके जांग पे भी मारने के लिए बोला, इशारा किया भीम को, तो थोड़ा सा वहाँ पे चेंज हो गया था। सिमिलरली अब कलयुग आ गया है, कलयुग तो आपको पता ही कलयुग है, तो यहाँ पे, और अगर अभी की बात करें तो मैं एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उसका एग्जांपल देके कर रहे थे कि शास्त्री जी ने रिजाइन किया था 1960s में, जब भी उस टाइम पे किया था। तो भाई आप 60s और आज के, मतलब उस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैंने देखा आप उस समय अपोजिशन के लीडर्स मतलब एक दूसरे की आलोचना करके बाद में एक साथ में बैठा करते थे, आज बहुत लिमिटेड हो गया है। अगर मोदी जी हम्म। के पर्सनल रिलेशन मुलायम सिंह के साथ में जो भी रहे हो या दूसरे कई सारे लोगों के साथ में, बट अगर देखा जाए तो लोग गालियां देते हैं, हमारे साइड से भी देते हैं, नो डाउट, हम भी राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, जो भी है, हम दोनों साइड से इतनी कड़वाहट हो गई है कि अब वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अब एथिक्स यहाँ पे अगर हम लाएंगे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। आपके पास दो ही ऑप्शन है, आप एथिक्स लेके चलिए या घर में बैठिए आराम से, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर पॉलिटिक्स में एथिक्स लेते हैं तो आपको घर पे बैठना पड़ेगा, टीवी देखिए, न्यूज़ सुनिए, देश में क्या खराब हो रहा है आप उस पर ये करिए, दुख जताइए कि क्या क्या हो रहा है मेरे देश में, या आप एथिक्स को साइड में रखिए, पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए, सत्ता में रहिए, और जो चेंज करना सकते हैं आप करिए। तो इसका अगर पॉलिटिक्स में हम आ रहे हैं तो हम गंदे हो जाएंगे, पक्का है। नहीं, ये नहीं है, मैं एथिक्स को मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ, रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एथिक्स होना चाहिए, बट मैं करंट सिनेरियो बता रहा हूँ आपको कि आज के टाइम पे जो पॉलिटिक्स है, कोई भी, मतलब आप वन साइडेड नहीं रख सकते हो। अगर आप एथिक्स, सामने अगर आपके अपोनेंट हैं वो एथिक्स में बिलीव नहीं करते हैं तो आप भी नहीं कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो आप यू आर फिनिश, आप वहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। तो दोनों साइड से होता तो बेटर होता, बट अभी के टाइम पे पॉसिबल नहीं लगता है मुझे, इसलिए एथिक्स की बात तो जाने देते हैं। रही बात पॉलिटिक्स में आके डर्टी हो जाने की बात, ऐसा नहीं है, वो तो सारे प्रोफेशन में कुछ ना कुछ कम अच्छे बुरे लोग होते ही हैं, कोई भी प्रोफेशन, जर्नलिज्म की बात कर लें, जुडिशरी की बात कर लें, हर प्रोफेशन में ही है, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, लेकिन आपको उसको अगर वहाँ पर सर्वाइव करना है तो कुछ ट्रिक्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं, आप ट्रिक्स आपको करना पड़ेगा, और ट्रिक्स अगर सर्वाइव करने के लिए आपने ट्रिक्स लिया है तो मुझे ना तो आपको बुरा बना देता है, ठीक है। ओके, ओके। तो अगर एथिकल पॉलिटिक्स कम है या ना के बराबर है, तो इसका अर्थ हुआ कि जो कुछ भी पॉलिटिक्स के थ्रू होता है वो भी ना के बराबर ही अच्छा होता है, उसका परिणाम। कह सकते हैं। हम्म, हम्म। ओके, ओके।
तो यदि मान लीजिए रोशन, आपको गुजरात का गुजरात में सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के कि रोशन, आप हमारे कोच, पॉलिटिकल कोच, और आप हम लोगों को ट्रेनिंग दीजिए अगले 3 वर्षों तक, जिससे हम अच्छे ट्रेंड और एथिकल पॉलिटिशियन हो सकें। तो आप क्या करेंगे उनके साथ? नहीं, मैं बहुत सिंपल सा है, मतलब सब लोग यही चाहते हैं, खाली मैं नहीं, सब लोग। एक तो निगेटिव पॉलिटिक्स, मतलब अगर सरकार कुछ अच्छा की है तो आप उसको अपोज नहीं करिए ब्लाइंडली कि बस उन्होंने किया है तो बुरा ही है। भले वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो। और लिटरली हमारे साइड से कई लोग ये स्टैंड अभी भी लेते हैं। मैं प्राउड फील करता हूँ इसलिए, राइट विंग जो बोला जाता है, क्योंकि हमने देखा है कई बार, जैसे भी फॉर एग्जाम्पल भले ही उसमें केंद्र सरकार का रोल रहा हो, पंजाब में जो खालिस्तानियों के अगेंस्ट में जो थोड़ा एक्शन हुआ था, तो हमने खुल करके बोला था कि चलो, भगवंत मान ने सपोर्ट किया, मतलब उसमें रास्ते में रोड़ा नहीं लटकाया कि हमें उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो हमने, कई लोगों ने खुल करके भगवंत मान की मतलब प्रशंसा भी की थी कि ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। तो ये चीज होना चाहिए, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो आप उसको अच्छा बोलिए, बुरा कर रहा है तो अपोज करिए। अब इशू क्या आ जाता है यहाँ पे कि इनको है कि अगर मोदी ने कुछ किया है तो आप उसको अपोज ही करना है। आप भले उन्होंने कुछ भी कर दिया हो, भले आपने ही उसको इंट्रोड्यूस किया हो, वही चीज अगर मोदी जी लेके आ गए तो भी आप उसको अपोज कर रहे हैं। ये चीज, पहली बात, ये थोड़ा सा मतलब अगेंस्ट जाता है। वो मुझे मुझे नहीं पसंद है। दूसरी चीज, एक बहुत ही मतलब अनपॉपुलर ओपिनियन बोले, या मैं पार्टी में नहीं हूँ तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, रिजर्वेशन। मतलब मैं मानता हूँ कि अब आज के टाइम पे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं रह गई है। आज अब कास्ट बेस्ड मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे मेरे दलित भी दोस्त हैं, ब्राह्मण भी दोस्त हैं। अब एक बैलेंस आ चुका है। तो अब मेरे हिसाब से उसको मतलब फाइनेंशियली कुछ करना चाहिए कि आप कितने पुअर और रिच, इस हिसाब से कर देना चाहिए। तीसरा, अ, अभी हमने रिसेंटली लिखा था, SC ST एक्ट का बहुत सारा हो रहा है, इशू आ रहा है। मैं चाहता हूँ, देखिए, एक्ट गलत नहीं है, मैं उसको एक्ट को कभी गलत नहीं बोला था। एक्ट लाया गया था, किसी रीजन से लाया गया था, आज भी। बट उसका जो मिसयूज है वो थोड़ा सा, अब उसमें क्या है, पॉलिटिकल ये आ जाता है कम। अब कोई भी उसको छेड़ना नहीं चाहता है। अब ये ऐसा मैटर है कि रिजर्वेशन और SC ST एक्ट को कोई छूना ही नहीं चाहता है, नहीं उस साइड नहीं इस साइड। अब दोनों को वोट के लिए, दोनों को उनके साथ में लेके चलना पड़ेगा। आपस में एक दूसरे पे दोष लगाएंगे, ये लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, सब लगाएंगे, लेकिन उसको छुएंगे नहीं। उसको सब लोग और बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो कि बंद होना चाहिए। ये सही नहीं है। मतलब इंडियन पॉलिटिक्स के लिए उस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट कर रहा है, रिजर्वेशन। एक जो पॉइंट हो गया मेरा निगेटिव पॉलिटिक्स, बस दो तीन चीजें हैं। बाकी क्या होता है, करप्शन और ये सब चीज तो टोटली डिफरेंट थिंग है। वो तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स कभी खत्म होने वाला है। हालांकि खत्म तो ये भी नहीं होगा जो रिजर्वेशन वाला चीज है, बट मेरे हिसाब से ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हम्म, बहुत बढ़िया। कभी आपको रोशन जी लगा है कि पॉलिटिक्स की वजह से आपका जीवन ही परेशानी में पड़ गया हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं है। मैं कुछ केसेस फेस भी किया हूँ एक्चुअली, पॉलिटिकल रीजन से मेरे ऊपर केस भी हुए हैं। बट ऐसा नहीं कि परेशानी हो गया। कुछ मेरी भी मिस्टेक थी उसमें, एंड अपोजिशन तो एक ताक में होता है कि कुछ भी एक मिस्टेक हो हम आपको ग्रील कर लेंगे। बट उसको छोड़ दे तो ऐसे कोई परेशानी तो मुझे कभी नहीं हुई है मेरी लाइफ में। एक बार सिर्फ उदास हुआ था जब अटल जी हारे थे, उसके बाद से तो फिर थिक स्किन हो गया कि अरे भाई, पॉलिटिक्स है तो होते रहता है, हारना है, जीतना है, सब होना है। पॉलिटिक्स मुझे अफेक्ट नहीं किया। फिर से उसका रीजन शायद यही होगा क्योंकि मैं गुजरात में रहता हूँ। मैं गुजरात में रहता हूँ, इसलिए मुझे कभी इशू नहीं हुआ। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, जो बंगाल में जो बैठे हैं बेचारे, उनके बिहाफ पे तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे मालूम है वहाँ पे चलते रहता है। मतलब आप देखो, डेली कुछ ना कुछ, जरूरी नहीं है कि बीजेपी कार्यकर्ता, कांग्रेस के भी हो गए, TMC के हो गए, सभी पार्टी वहाँ पे, वहाँ का जो कल्चर अभी भी उस वो जो मेंटेन किया हुआ है वो लोगों ने, उससे बाहर नहीं निकल पाए। बिहार काफ़ी हद तक बाहर निकला है। अगर करप्शन ये सब चीज़ को साइड कर दें तो बिहार में भी, आपको आपको अनुभव होगा इतना लंबा, बिहार में भी काफ़ी गोलियां चलती थी पहले, बहुत सारे हिंसा हुआ करते थे, उसमें काफ़ी कमी आई है, नो डाउट बहुत कमी आई है। बट बंगाल उस चीज़ से अभी तक बाहर नहीं निकला है। होप वो बाहर निकले, बस होप है यही। किस तरह का MLA कैंडिडेट वोट देंगे?
सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो साथ में रहे, मतलब जमीन पे काम किया हुआ हो और जमीन पे रहे हो। सबसे बड़ी दिक्कत यही पे आती है कि चुनाव जीतते हैं उसके बाद 5 साल के बाद दिखाई देते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ में इशू है, किसी भी साइड के हों, वो एक बार जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। वो रहेंगे तो उसका क्या फायदा ये है कि वो रहेंगे तो उनको जमीनी हकीकत पता रहेगी, लोगों के साथ में जुड़ेंगे। जुड़ेंगे तो बहुत सारे, अब वो वहाँ पे बैठे हैं, अब उनके सामने किसी ने कोई अपना शिकायत दर्ज किया तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अगर वो साथ में बैठ ही रहे हैं हमेशा आकर के। अब वो 5 साल में एक बार आने वाले हैं तो उनके पास जाने के लिए मतलब लोगों की अथॉरिटी नहीं होगी एक तरह से। अगर 5 साल है, 5 साल में एक बार दिख रहे हैं, साल में एक बार दिख रहे हैं, तो कट जाते हैं, तो उनको जमीनी हकीकत पता नहीं रहती है। तो कई बार क्या है कि वोट के लिए भी मतलब अगर उनको जमीनी हकीकत पता ही नहीं है, 5 साल, साल 2 साल पे एक चीज कुछ पता चल रहा है, तो उसको ट्राई करने पे भी कितना चेंज कर पाएंगे, नहीं चेंज कर पाएंगे ज्यादा। लेकिन अगर वो जमीन पे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको डेली बेसिस पे उनको पता चल रहा होगा कि ये प्रॉब्लम है, ये इशू है। तो 10 में से 1 2 तो ट्राई कर ही सकते हैं कि उसको चेंज करने का, उसको ठीक करने का। तो मेरे हिसाब से जो जनता के साथ जुड़ा हुआ रहे, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है, बाकी सब चीज सेकेंडरी है। वो सब कुछ उसमें आ जाएगा अगर वो साथ में जनता के साथ में रह सकता है तो। हम्म। अच्छा, मान लीजिए गुजरात पॉलिटिक्स में या किसी भी प्रदेश में, बिहार के पॉलिटिक्स में, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज में अगर कुछ आपको चेंज करना हो, कुछ आपको चेंज करना हो कि इस पॉलिटिकल पार्टी में मैं चाहता हूं कि अगर ये इस तरह के परिवर्तन कर दूं तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा, वो कौन से 3 परिवर्तन हो सकते हैं आपके हिसाब से? किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप, किसी भी पार्टी की? किसी भी पार्टी की। नहीं, पार्ट फिर से वही, मतलब अभी मैंने बात किया निगेटिव पॉलिटिक्स की जो बात है, बस वही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। अगर आप, मैं मेरा तो ये मानना है कि आप निगेटिव पॉलिटिक्स बंद कर दें तो उसी पार्टी की फायदा होगा, उसी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, भले ही नवीन बाबू उड़ीसा तक अपने आप को लिमिट करके रखे हुए हैं, बट आप, हाँ, बीजेपी वहाँ पे सामने एक दूसरे के अपोनेंट है, लड़ती है वहाँ पे नवीन बाबू के खिलाफ ये लोग कैंपेन करते हैं, वो लोग मोदी के खिलाफ कैंपेन करते हैं, वहाँ पुलिस में लड़ते हैं। अगर आप देखेंगे राइट विंग, मैं राइट विंग से अगर बिलोंग करता हूँ, तो राइट विंग में सबसे ज्यादा पॉपुलर नवीन बाबू है आज के टाइम पे। रीजन वही है, क्यों, निगेटिव पॉलिटिक्स वहाँ पे जो भी करते हो, नेशनल लेवल की जब बात आती है तो मैंने देखा है उन्हें, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो गई, 370 की बात हो गई, कई सारे बिल जो लगते हैं कि हाँ देश के हित में सही है, उसी पे वो हमेशा वो आकर के स्टैंड लेते हैं, साथ में खड़े हो जाते हैं। और उड़ीसा में लड़ाई लड़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीजेपी के साथ में, उड़ीसा में तो सामने लड़ रहे हैं दोनों एक दूसरे के। तो ये जो निगेटिव पॉलिटिक्स है वो अफेक्ट करता है, आपको ही अफेक्ट करता है मेरे हिसाब से। अगर उससे छुटकारा मिल जाए तो उस पार्टी का ही ज्यादा भला होगा। राहुल गांधी, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल गांधी की बात करो, अगर वो राहुल गांधी 370 हटाने का, अगर वोट बैंक जो भी है उनका, वोट बैंक से कोई लेना देना है, अगर वो समर्थन कर ही देता तो मेरे हिसाब से उनको और ज्यादा फायदा हो सकता था वहां पे, नुकसान नहीं होने वाला था। क्योंकि ये इस चीज को वोट बैंक पॉलिटिक्स ये सब वो सब हो जाता है, मैनेज हो जाता है इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन वो एक अच्छा मैसेज जा सकता था काफी बड़े पॉपुलेशन के टाइम पे पास। और भी कई सारे ऐसे चीज आए हैं जिसमें उन्होंने निगेटिव स्टैंड लिया है, हर पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो वही है मेरा, मैं एग्जाम्पल हर किसी को ही देता हूँ, नवीन बाबू को देता हूँ, ये देखिए बहुत सारे लोग उन पे भी कई आरोप लगते हैं जो भी लगते हैं, बट मेरा ये मानना है कि जब एक लार्जर पिक्चर देखते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो हमेशा वो एक मैसेज दे देते हैं कि भाई मैं तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करता हूँ, निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। तो यही है, सबके लिए मेरा यही है मानना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए किसी 25 वर्ष के लड़के को पॉलिटिक्स करना हो, पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना हो, चुनावी राजनीति में आना हो, और अगले 5 वर्षों में या 4 वर्षों में उसको चुनाव लड़ना हो, तो आप उसको किस प्रकार से तैयार होने की सलाह देंगे? बिल्कुल, ये सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप किसी के साथ जा करके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ो पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि आप जाइए, ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिक्स करिए। आप भले ही आप एमएलए कैंडिडेट बनने वाले हैं 4 साल के बाद, लेकिन आप नॉर्मल जो वर्कर होते हैं उनके साथ में बैठिए, उनके साथ में आप घूमिए, सब पता चले। क्योंकि पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस से आपका बेटर होते जाता है। आप कितना भी सीख लें, कितने भी रिकॉर्डिंग सुन लें, कितने भी बुक्स पढ़ लें, लेकिन जब तक आप जमीन पे नहीं उतरेंगे तब तक पॉलिटिक्स आप नहीं समझेंगे।
तब तक पॉलिटिक्स आपको समझते रहेगी। आपको पॉलिटिक्स समझना है तो आपको वहाँ पे अंदर जाना पड़ेगा और ग्रास रूट लेवल पे आपको काम करना ही पड़ेगा। भले ही आप डायरेक्ट किसी बार किसी को मिनिस्टर बना दिया गया हो, एमएलए का पहली बार में ही टिकट मिल गया आपको, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको पॉलिटिकल मेच्योरिटी आपको तभी आएगी जब आप संगठन में काम करेंगे। तो वही है, मेन चीज वही होता है संगठन। कई बार कई सारे डिसीजन होते हैं ऐसे जो हमें सरप्राइज करता है, तो इसलिए वो करता है हमें सरप्राइज क्योंकि हमें संगठन का अनुभव नहीं है, हमें राजनीति में हम घुसे हुए नहीं है। लेकिन वो लोग जहाँ पे सोचते हैं, जिस हिसाब से सोचते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है कि इस एक्शन का ये रिएक्शन होगा, इसके हमारे पास ये एडवांटेज हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ आपको पॉलिटिक्स में अंदर जाने के बाद पता चलता है। तो इम्पोर्टेंट यही है कि आप ग्रास रूट लेवल पे काम करिए, लोगों के साथ में जुड़िए जा करके, और टाइम स्पेंड कीजिए। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा पॉलिटिक्स कैसे करना है, क्या करना है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं क्या सिन्हा जी आपके पास जो सकारात्मक उदाहरण हो, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हों, पॉलिटिकल निर्णय के कारण अच्छा हुआ हो पिछले 5 वर्षों में मान लीजिए? 5-7 सालों में मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ कश्मीर में जो 370 हटाया गया, हम्म, वो सबसे बेस्ट मेडिसिन मानता हूँ मोदी सरकार का। उसमें ये है ना कि ये पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है, पॉलिटिकल था ही नहीं है, ये हमारे देश की बात थी। 370 हमेशा से ऐसा मतलब ये होता था कि कश्मीर अलग ही है, एक अलग वाली फीलिंग आ ही जाती थी। आप उसको कितना भी मानो नहीं मानो, वो अलग ही बना के रखा था, क्योंकि अब उसका अपना झंडा होगा, वहाँ पे अलग कानून होंगे, तो कभी भी उसको आप ये नहीं कर सकते हो कि हमारा ही एक पार्ट है। अब ट्रूली वो एक सही मायनों में हमारा एक पार्ट बन चुका है। आप देखेंगे उससे कश्मीर में शांति भी है, ऐसा नहीं कि वो, अगर आप पिछले 9-10 साल और आज के में कंपेयर करेंगे तो बहुत चेंज हो चुका है। बंद तो नहीं हुआ है, ये नहीं बोलूंगा कि टेररिज्म बंद हो गया है, बट मेरे हिसाब से 75 to 80% कमी तो आई है, और कश्मीर खुशहाल हो गया है वहाँ पे। फिर देखिए उसमें 370 हटाने का फायदा ये हुआ एक और, कि अब वहाँ पे जो पाकिस्तान जो जितना स्ट्रांग उसका वहाँ पे था, भले इस 370 की वजह से हुआ और भी अदर लीडरशिप की वजह से जो भी हुआ, लेकिन अब उतना स्ट्रांग होल्ड उसका नहीं रह गया है जो उसमें पहले हुआ करता था। तो अब धीरे धीरे तो ये मेरा बेस्ट है 370 हटाना। फिर मैं ये दूसरा मानता हूँ कि डीमोनेटाइजेशन अच्छा इम्पैक्ट था, भले उसका पॉजिटिव रिजल्ट कितना आया मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वो एक लीडरशिप में पॉजिटिव था, अप्रोच था उनका, डिसीजन मतलब कुछ अच्छे के लिए लिया गया था। फेल होना, सक्सेस होना, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि अच्छा निर्णय था। उन्होंने सोचा कि इससे बहुत, मेरे हिसाब से उसमें कुछ लगाम भी लगा था, टेररिज्म पे काफ़ी इफेक्ट हुआ है उस चीज़ का, भले ही हमें दिख नहीं रहा हो। उसका सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है डिमोनेटाइजेशन का फ़ायदा हुआ है यूपीआई। जो हम आज डिजिटल, हम कैशलेस हो चुकी है हमारी जो कंट्री, उसका वो वहाँ पे सबसे मेन फ़ायदा था, जो लोग कम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, डिमोनेटाइजेशन को खाली ब्लैक मनी से जोड़ते हैं। मेरे हिसाब से उसने हेल्प किया कंट्री को कैशलेस जाने पे। अब कैशलेस जा रही है, अगर कैशलेस जा रही है तो उसका फ़ायदा सरकार को भी है। अब मोस्टली मतलब पारदर्शी हो गया हमारा जो भी स्ट्रक्चर। अब अकाउंट में पैसे दे रहे हैं, 10-10 रुपए ले रहे हैं, सरकार को पता है कि किसी के पास कितने पैसे जा रहे हैं, तो उस पर वो चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये करप्शन को थोड़ा कम करने में हेल्पफुल होगा। तो मैं ये दो चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि पिछले 5-7 साल में मोदी सरकार या किसी भी सरकार द्वारा ये अच्छा एक कदम उठाया गया है। तो आप का पॉलिटिक्स से चूंकि सीधा संबंध भी है, अ, आप के इस संबंध से, पॉलिटिक्स के इस संबंध से मतलब आप पॉलिटिक्स में एक्टिवली काम कर रहे हैं, चुनावी राजनीति में भी आप जाने का प्रयास कर रहे होंगे, सही है? जी, सही है। ओके, ठीक है। तो चुनावी राजनीति से आप वास्तव में क्या बदलना चाहते हैं? मैं हमेशा से मतलब स्टार्टिंग से ही है, मैंने ऐसा नहीं कि अभी भी चाहूँ तो बीजेपी, काफ़ी सारे लोगों से संपर्क में हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, बट ऐसा है कि मुझे यहाँ पे पॉलिटिक्स करनी ही नहीं है। गुजरात में मुझे शायद गुजरात का जो बीजेपी ऑफिस है या सूरत का बीजेपी ऑफिस है, एक एक बार गया हूँ दोनों जगह पे। यहाँ पे 15-17 सालों से इतना एक्टिव हूँ मैं, 15-17 सालों में सिर्फ एक बार सूरत, एक बार गुजरात के बीजेपी ऑफिस में गया हूँ, कभी बीजेपी ऑफिस नहीं गया हूँ। मेरा इंटरेस्ट बिहार में है। मैं हमेशा देखता हूँ कि बिहार आज भी वही है, मतलब कुछ चेंज हुआ है ऐसा नहीं, कि ये नहीं बोलूँगा चेंज नहीं हुआ है, बट मुझे लगता था कि उनकी जगह पे कोई और भी होता हम्म, तो भी इतना चेंज तो आ ही गया होता। मतलब जिस हिसाब से हमारे एजुकेशन लेवल जो भी है, अवेयरनेस जो भी है, उसकी वजह से इतना चेंज तो आ ही गया होता। बट मुझे वही है, बिहार की हालत देख के दुख होता है
कि आज भी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो बस वही है, चेंज लाना है, थोड़ा वहाँ पे थोड़ी इंडस्ट्री हो, लोग बाहर कम जाएँ। जब भी मैं बिहार जाता हूँ, अगर ट्रेन से जा रहा हूँ, तो मैं पूरे 24 घंटे का रास्ते में यही सोचते रहता हूँ। मैं कई बार जनरल डब्बे की तरफ जाता हूँ, चेक करता हूँ, 70-80 लोगों की सीट पे 250 लोग एक साथ में घुसे हुए हैं। आप अभी ट्रेन जो एक्सीडेंट हुआ है बालासोर में, आप मानेंगे नहीं, उसमें 60-70 लोग शायद बिहार के थे। वो ट्रेन ना हाँ बिहार से खुली थी, ना ही बिहार जा रही थी, और उसमें 60-70 लोग बिहार के बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? बिल्कुल। तो ये चीज़ है, मतलब हर स्टेट में बिहार, यूपी का तो अब कम हो गया है योगी जी की वजह से, बट बिहार वालों के साथ आज भी माने या ना माने कई जगह पे होता है कि बिहारी एक स्लर की तरह यूज किया जाता है। तो ये सब देख कर दुख होता है। उसके रीजंस भी वही है। अब भाई आप लोगों ने कभी कुछ किया ही नहीं, आपने खुद को, आप कुछ करते, कुछ अच्छा बेटर करेंगे तो शायद वो भी रिस्पेक्ट करे आपकी। अब आपने, देखिए, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये चीज़ है कि आपने कुछ किया ही नहीं बिहार को बेटर बनाने के लिए। आप सिर्फ चलते रहे, ठीक है ठीक है, इस हिसाब से आपके पास रेवेन्यू जनरेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे बिहार में कुछ भी नहीं है। कुछ साल पहले तो झारखंड में चला गया, तो और भी कुछ नहीं बचा। तो ठीक है, आपको बाहर से लाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। यूपी में योगी जी कितने इन्वेस्टमेंट लाए? देखिए, 5 साल 7 साल बहुत कम टाइम होता है, लेकिन 15 साल बहुत टाइम होता है। 15-20 साल से आसपास से वहाँ पे सरकार चेंज हुई है। तो मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री कोई भी आया है बिहार में। तो बस वही मेरा यही है कि बिहार में जानना है, थोड़ा कुछ इंडस्ट्री जाए, थोड़ा सेफ इन्वायरमेंट मिले लोगों को, बाहर जाने से रुके, जो खेती वेती जो है थोड़ा सा और थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से हो। तो बस मेरा बिहार ही है टारगेट। तो मैं कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो मैं बिहार में ही जाऊंगा, मैं गुजरात या सेंट्रल पॉलिटिक्स में नहीं रहूंगा। हम्म, अच्छा है, ये बहुत अच्छा सोचा आपने। और ये उचित भी है क्योंकि उसको आवश्यकता है नए लोगों की। उस प्रदेश को नए सिरे से राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है। वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं आएगा जब तक वहाँ के लोग स्वयं ईमानदारी का प्रदर्शन नहीं कर दिए होंगे। लोग चूंकि इस प्रकार के होते हैं कि बाहर के लोग फिर वहां पहुंचने से डरते हैं, उस समाज में प्रवेश करने से डरते हैं। शायद यही स्थिति है। इस कारण से समाज को भी आगे आना होगा इस सुधार के लिए। सबसे पहले हमारे आप जैसे लोगों के की आवश्यकता है वहां प्रवेश करके लोगों को ये बताने की कि भाई आप स्वयं भी अगर ठीक होंगे तब ही आपसे लोग प्रेम करना शुरू करेंगे। प्रेम मतलब प्रेम तब करेंगे जब आपके ऊपर विश्वास होगा। विश्वास कैसे होगा? जब आप का प्रदर्शन होगा विश्वास में कि विश्वास आपकी तरफ से अब जीता जा रहा है लोगों का, और तब आप शायद सफल हो पाए। एक्चुअली इसमें मैं लोगों को इतना दोषी नहीं मानता हूँ, थोड़े हैं, थोड़े तो सब में होता है। पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, मैं हमेशा उसको ही दोषी मानता हूँ। आपने ट्राई ही नहीं किया, कभी ट्राई करके देखिए। देखिए, अब अगर मैंने यहाँ पे कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया है इस जगह पे, तो अगर मैं लीडर हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको सेफ इन्वायरमेंट दूँ। ठीक है, लोग गुंडे तो हर जगह पे होते हैं, हर जगह पे होते हैं, ठीक है। अगर आप उसको स्ट्रिक्टली अगर उसको टैकल करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, लोग दूसरे भी डरेंगे, फिर उसको नहीं करेंगे, फिर धीरे धीरे मेन स्ट्रीम होने लगते हैं। मतलब कोई भी चीज़ एक बार में चेंज नहीं होता है। नॉर्मल, हम नॉर्मल लोगों की थिंकिंग चेंज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि नॉर्मल लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेकर के। बट अब अगर आप उनको कुछ ऑप्शन ही नहीं दीजिएगा तो एट द एंड वो करेंगे क्या बेचारे? अब अगर 30 के एज तक आप यूपीएससी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद अचानक उसकी एज खत्म हो गई, कहीं जॉब नहीं लगा, तो उसके बाद दो ही ऑप्शन होता है, बाहर जाओ कुछ काम करो, या फिर वो किसी ऐसे लोगों के संपर्क में आ गए जो थोड़ा गुंडी प्रवृत्ति के हैं, अब उसमें जा करके फिर वो भी करने लगे। तो अब आपको कुछ क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर 25 उनके पास ऑप्शन हो। अब आपने वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं, वहाँ पे सारे लोग यूपीएससी गवर्नमेंट की तैयारी इसलिए करते हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। आप गुजरात में देखिएगा, मैं हार्डली देखता हूँ यहाँ पे। बिहार में मैं घूमता हूँ तो हर जगह पे वो सरकारी नौकरी का जो भी वो निकलता है फॉर्म पूरा लटका रहता है हर स्टेशनरी पे। यहाँ पे आपको स्टेशनरी पे कुछ मिलेगा ही नहीं ऐसा, ढूंढना पड़ता है कि भाई सरकारी काम का कहीं कुछ आए। अब तो भाई ऑनलाइन हो गया अलग, फिर भी अभी लटक रहे होते हैं वहाँ पे कोचिंग में, यहाँ पे इसकी तैयारी की जाए, इसकी तैयारी की जाए, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग तैयारी करते हैं उनके पास ऑप्शन होता है कुछ नहीं, तो ठीक है, बिजनेस, कुछ भी बिजनेस डाल के बैठ जाएंगे, हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएंगे।
तो वही वहाँ पे भी होना चाहिए। तो लोगों से ज़्यादा मेरा लीडरशिप से कंप्लेन है कि आप थोड़ा-सा एक तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, लोगों को ऑप्शन तो दीजिए। अब ऑप्शन दिए बिना कैसे जज करिएगा कि वो लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं? आप ऑप्शन क्रिएट करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। और अच्छा लगा आपसे बात करके। कई बातें मुझे सीखने को मिली और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस जो आपको सुनेगी, देखेगी, उन सबको कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलने वाला है आपसे। और वो सीखेंगे, बल्कि वो सीख कर यदि उसको समाज के स्तर पर या राजनीति के स्तर पर, दोनों ही स्तरों पर उसको कहीं न कहीं से लागू करें, किसी भी प्रकार से लागू करें, तो फ़ायदा होगा। मैं आप एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। हाँ, जी, मतलब मैंने एथिक्स की बात किया था। ऐसा नहीं मैंने उसको मैंने रिजेक्ट नहीं किया था। फिर से मैं बोलना चाहूँगा ये चीज़। एथिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। मैं सिर्फ ये बताया था कि आज के पॉलिटिक्स में जब अपोनेंट आपके इस टाइप से हैं, तो आप एथिक्स के साथ में शायद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो एथिक्स ज़रूरी है, बट सब लोग हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग अगर एथिक्स लेकर के चल रहे हैं पॉलिटिक्स में, तब सर्वाइव भी करेंगे, अच्छी पॉलिटिक्स भी होगी, देश और आगे बढ़ेगा। बट वही है, सबको करना चाहिए। सबको आना पड़ेगा, बिल्कुल। एक एक पूरा समाज उसके लिए प्रारंभ करे, एक प्रारंभ करे और पूरे समाज को एक साथ एक एक माला में पिरो दे, एक बुके में डाल दें, सभी लोग आ जाएँ एक साथ, एथिक्स में आ जाएँ एक साथ, एथिकल पॉलिटिक्स में आ जाएँ एक साथ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो परिवर्तन पूरी तरह से आ सकता है, पूरी तरह से। बहुत बढ़िया, आप आए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और फिर हम आपसे मिलेंगे, जल्द। श्योर श्योर, थैंक यू। नमस्कार।